नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ सब अच्छे ही होंगे। तो चलो, हम पढ़ रहे थे 10th क्लास के अनिवार्य हिंदी की बुक तीज भाग 2 का गद्य खंड का आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? एक कहानी, यह भी। और इसकी लेखिका हैं, लिखने वाली हैं मन्नू भंडारी। ठीक है, तो देखो इस चैप्टर में मन्नू भंडारी जी अपने लेखक के जीवन की कथा को रखा है, जीवन की कहानी को यहाँ पर उतारा है। और इसमें उन्होंने भावात्मक और सांसारिक जीवन के कुछ पहलुओं को भी रखा है, उस पर भी भरपूर प्रकाश डाला है, उजागर किया है, जो उसकी रचना यात्रा में निर्णायक रहे हैं। साहित्यिक, सामाजिक, राजनीतिक परिस्थितियों पर भी रोशनी डाली है और साथ ही साथ उस परिवेशगत स्थितियों को भी पाठकों के सामने रखा है जिन्होंने उनकी संवेदना को झकझोरा था। तो इस चैप्टर को डिटेल से पढ़ने से पहले हम इसके जीवन परिचय के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, मन्नू भंडारी जी के बारे में। तो चलो पढ़ते हैं। मन्नू भंडारी जी को जन्म कहाँ होता है? सन 1931 में भानपुरा, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश में हुआ। परंतु उसकी इंटर तक की शिक्षा कहाँ हुई? राजस्थान के अजमेर शहर में। बाद में इन्होंने हिंदी में एमए किया। दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज में अध्यापन कार्य से अवकाश प्राप्ति के बाद आजकल दिल्ली में रहकर स्वतंत्र लेखन कर रही हैं। लेकिन बच्चों, अब इसका निधन हो चुका है 2021 में गुरुग्राम में। 90 साल की अवस्था पूर्ण करने के बाद इसका निधन हो चुका है। स्वातंत्र्योत्तर मतलब स्वतंत्रता के बाद हिंदी कथा साहित्य की प्रमुख हस्ताक्षर मन्नू भंडारी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, यही सच है, और त्रिशंकु। ये क्या है? इसके कहानी संग्रह। और आपका बंटी महाभोज नामक ये उपन्यास बहुत ही चर्चित हैं, लोकप्रिय हैं। आपका बंटी उपन्यास है वह धारावाहिक रूप से प्रकाशित होने वाला प्रसिद्ध उपन्यास है, बहुत ही लोकप्रिय है। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने फिल्म एवं टेलीविजन धारावाहिकों के लिए पटकथाएं भी लिखी हैं। हाल ही में एक कहानी यह भी नाम से आत्मकथ्य का प्रकाशन हुआ है। उनकी साहित्यिक उपलब्धियों के लिए हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान सहित उन्हें अनेक पुरस्कार भी प्राप्त हो चुके हैं, जिसमें भारतीय भाषा परिषद, कोलकाता, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के पुरस्कार भी शामिल हैं। मन्नू भंडारी जी की कहानियाँ हो या उपन्यास, उसमें भाषा और शिल्प की सादगी तथा प्रामाणिक अनुभूतियाँ मिलती हैं। उनकी रचनाओं में स्त्री मन से जुड़ी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति भी देखी जा सकती है। तो चलो यहाँ पर थोड़ा पाठ परिचय दिया हुआ वो पढ़ लेते हैं। एक कहानी ये भी के संदर्भ में सबसे पहले तो हम ये जान लें कि मन्नू भंडारी ने पारिभाषिक अर्थ में कोई सिलसिलेवार आत्मकथा नहीं लिखी है। सिलसिलेवार मतलब क्रमबद्ध रूप से जो आत्मकथा अपने जीवन की घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से यहाँ नहीं रखा है, लेकिन अपने आत्मकथे में उन्होंने उन व्यक्तियों और घटनाओं के बारे में लिखा है जो उसके लेख के जीवन से जुड़े हैं। देखो, आत्मकथे और आत्मकथा में मैंने आपको इसी में जो पद्य भाग में आया था जयशंकर प्रसाद जी की कविता आत्मकथे, उसमें आपको अच्छे तरीके से बताया था। संकलित अंश में मनु जी की किशोर जीवन से जुड़ी घटनाओं के साथ उसके पिताजी और उसकी कॉलेज की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का व्यक्तित्व विशेष तौर से उभर कर सामने आया है, जिन्होंने आगे चलकर उसके लेखकीय व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेखिका ने यहाँ बहुत ही खूबसूरती से एक साधारण लड़की के असाधारण बनने के प्रारंभिक जो पड़ाव थे उसको प्रकट किया है। सन 1946 और 47 की आज़ादी की आंधी ने मनु जी को भी अछूता नहीं छोड़ा। छोटे शहर की युवा होती लड़की ने आज़ादी की लड़ाई में जिस तरह भागीदारी की, उसमें उसका उत्साह, ओज, संगठन की क्षमता और विरोध करने का तरीका देखते ही बनता है। तो देखो, आज़ादी की आंधी से मतलब है जब आज़ादी की लड़ाई अपनी चरम सीमा पर थी तो चारों तरफ गुलामी की बेड़ियों को तोड़ फेंकने के लिए नारेबाजी, जुल्स, हड़तालें, प्रभात फेरियां चल रही होती है। तो उसमें मनु जी ने भी बड़े जोश शोर से भाग लिया, ये मतलब है। आगे चलो पढ़ते हैं अपना चैप्टर एक कहानी यह भी। तो देखो क्या लिखते हैं मनु जी इसमें। जन्मी तो मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में थी, लेकिन मेरी यादों का सिलसिला शुरू होता है अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के उस 2 मंजिला मकान से, जिसकी ऊपरी मंजिल में पिताजी का साम्राज्य था, मतलब वहाँ पर अकेले वो ही रहते थे, जहाँ वे निहायत अव्यवस्थित तरीके से ढंग से फैली बिखरी किताबों, पत्रिकाओं और अखबारों के बीच या तो कुछ पढ़ते रहते थे या फिर डिक्टेशन देते रहते थे। डिक्टेशन मतलब बोल बोल कर कुछ लिखते रहते थे। निहायत मतलब अत्यंत ही अव्यवस्थित रूप से किताब, पुस्तिकाएँ, पत्रिकाएँ, अखबार बिखरे रहते थे। नीचे हम सब भाई बहन के साथ रहती थी हमारी बेपढ़ी लिखी मतलब अनपढ़ व्यक्तित्व विहीन माँ,
सवेरे से शाम तक हम सबकी इच्छाओं और पिताजी की आज्ञाओं का पालन करने के लिए सदैव तत्पर। तो देखो यहाँ पर व्यक्तित्व विहीन कहने का लेखिका का मतलब ये है कि वह शाम से लेके सुबह से लेके शाम तक अपने बच्चों की इच्छाओं को पूरा करने में लगी रहती थी। उसका पूरा समय लेखिका के पिता की उचित अनुचित आज्ञाओं के पालन में बीतता था। वह कभी भी विरोध नहीं करती थी, न अपनी इच्छा ही व्यक्त करती थी। उसका कोई निजी सोच ही नहीं थी, अपने लिए कुछ इच्छा ही नहीं रखती थी। वह उचित अनुचित आग्रहों का भी वह विरोध न करने के कारण लेखिका ने उसे क्या कहा है, व्यक्तित्व विहीन। ठीक है, आगे देखो। अजमेर से पहले पिताजी इंदौर में थे, जहां उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, सम्मान था, नाम था। कांग्रेस के साथ साथ वे समाज सुधार के कामों से भी जुड़े थे। शिक्षा के वे केवल उपदेश ही नहीं देते, बल्कि उन दिनों 8-8, 10-10 विद्यार्थियों को अपने घर पर रखकर पढ़ाया भी करते थे, जिसमें से बाद में तो ऊंचे ऊंचे ओहदों पर भी कई पहुंच जाते हैं। ये उनकी खुशहाली के दिन थे, और उन दिनों उसकी दरिया दिल्ली के चर्चे भी कम नहीं थे। एक और तो वो बेहद कोमल संवेदनशील व्यक्ति थे, तो दूसरे बेहद क्रोधी और अहमवादी थे। ठीक है, तो यहाँ पर अपने माता पिता के थोड़े व्यक्तित्व के बारे में जानकारी दी है लेखिका ने। पर यह सब तो मैंने केवल सुना था, देखा तब तो इन गुणों के भग्नावशेषों को ढोते पिता थे। भग्नावशेष मतलब खंडहर, यहाँ पर है प्रभावहीन गुण। एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण वे इंदौर से अजमेर आ जाते हैं, जहां उन्होंने अपने अकेले के बलबूते और हौसले से अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश से विषयवार के अधूरे कार्य को पूरा मतलब आगे बढ़ाना शुरू करते हैं, जो अपनी तरह का पहला और अकेला शब्दकोश था। इससे उन्हें यश और प्रतिष्ठा तो बहुत मिली, पर क्या नहीं मिला, अर्थ नहीं मिला, धन नहीं मिला। शायद गिरती आर्थिक स्थिति ने ही उनके व्यक्तित्व के सारे जो सकारात्मक गुण हैं, सकारात्मक जो पहलू हैं, सोच हैं, वो निचोड़ना शुरू कर दिया, मतलब समाप्त होने शुरू हो जाते हैं उसकी गिरती आर्थिक स्थिति के कारण। सिकुड़ती हुई आर्थिक स्थिति के कारण और अधिक विस्फारित यानी जो अहम फैला हुआ था, अत्यधिक अहम के कारण वे उन्हें इस बात की अनुमति भी नहीं देता था कि वे कम से कम अपने बच्चों को तो अपनी आर्थिक व्यवस्था का भागीदारी बनाए। उसके वह अपने अहम के कारण वो अपने आप को जो अपनी जो आर्थिक व्यवस्था चल रही थी, उसको वह अपने बच्चों के सामने भी शेयर नहीं करना चाह रहे थे, उसको भी नहीं बताना चाह रहे थे। नबाबी आदतें यानी ठाट बाट से रहने की जो आदत थी उनकी, अधूरी महत्वाकांक्षाएं, हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद हाशिए पर सरकते चले जाने की यात्रा क्रोध बनकर हमेशा माँ को कंपाती थरथराती रहती थी। यानी जो हमेशा संपन्न परिवार से वो थे, संपन्न थे, समृद्ध थे, वह लोगों की सहायता भी किया करते थे, उनके मित्र और मिलने वालों की भी संख्या खूब थी, वह समाज के सबसे ऊपर तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। आर्थिक दशा बिगड़ने पर उसकी प्रतिष्ठा घटती चली गई, इससे उसको अत्यंत ही कष्ट होता था। परिणाम स्वरूप क्या होता है, उसका गुस्सा बढ़ जाता है, और उनके इस गुस्से के कारण लेखिका की माँ हमेशा दुखी होती है, कांपती रहती है। यही मतलब है। तो क्या है आगे, अपनों के हाथों विश्वासघात किए जाने जैसी गहरी चोटें होंगी, वे जिन्होंने आंख मूंद कर सबका विश्वास करने वाले पिता को इतना बाद के दिनों में इतना शक्की बना दिया था कि जब तब हम लोग भी उसकी चपेट में आ जाते थे। तो लेखिका कह रहे हैं उसके पिता का जो के साथ विश्वासघात किया था, जो आर्थिक झटका उसे लगा, वो अपनों ही के हाथों विश्वासघात हुआ था। इसी कारण वो इतना शक्की हो गई कि वे अपने बच्चों पर भी विश्वास नहीं करते थे। आगे चलो। पर ये पितृगाथा मैं इसलिए नहीं गा रही कि मुझे उसका गौरवगान करना है, बल्कि मैं तो ये देखना चाहती हूँ कि उनके व्यक्तित्व की कौन सी खूबी और खामियाँ व्यक्तित्व के ताने बाने में गुंथी हुई है, या अनचाहे अनजाने किए उसके व्यवहार ने मेरे भीतर किन ग्रंथियों को जन्म दे दिया है। लेखिका कह रही है कि ये पितृगाथा है जो मैं गा रही हूँ, वो मेरे पिता का गौरवगान नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं तो ये बताना चाहती हूँ कि मेरे व्यक्तित्व में, मेरे जीवन में उसकी कौन सी खूबी और कौन सी खामियाँ, मतलब कौन से गुण और कौन सी कमियाँ आज भी मेरे जीवन में उपस्थित हैं, मेरे व्यक्तित्व में गुंथी हुई हैं। ठीक है, मैं काली हूँ, बचपन में दुबली और मरियल थी। लेखिका कह रही है कि मैं रंग से काली हूँ और बचपन में दुबली और पतली भी थी। गोरा रंग पिताजी की कमजोरी था, सो बचपन में मुझसे 2 साल बड़ी और खूब गोरी, स्वस्थ और हंसमुख बहन सुशीला से हर बात में तुलना और फिर उसकी प्रशंसा ने ही क्या मेरे भीतर ऐसे गहरे हीन भाव की ग्रंथि पैदा कर दी कि नाम, सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के बावजूद भी आज तक मैं उससे उबर नहीं
पाई। आज भी परिचय करवाते समय जब कोई कुछ विशेषता लगा करे यानी उसके कुछ खास गुणों को बता करे मेरी लेखकीय उपलब्धियों का जिक्र करने लगता है तो मैं संकोच से सिमट जाती हूँ। मुझे संकोच होता है, संकोच से सिमट ही नहीं जाती बल्कि गड़ने गड़ने को हो आती हूँ यानी शर्म महसूस करती हूँ। शायद अचेतन की किसी परत के नीचे दबी इस हीन भावना के चलते मैं अपनी किसी भी उपलब्धि पर भरोसा नहीं कर पाती। सब कुछ मुझे तुक्का ही लगता है। तो लेखिका कह रही है कि जब बचपन में मेरे में जो हीन भावना मेरे पिता के व्यवहार के द्वारा भरी गई थी वो आज भी मैं उससे उबर नहीं पाई हूँ। मैं इतनी उपलब्धि हासिल करने के बाद भी वो मुझे तुक्का ही लगता है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरे में ये गुण हैं। ठीक है। पिताजी के जिस शक्की स्वभाव पर मैं कभी बना जाती थी, मतलब क्रोधित हो जाती थी, आज एकाएक अपने खंडित विश्वास यानी टूटे हुए विश्वासों की व्यथा के नीचे मुझे उसकी शक्की स्वभाव की झलक ही दिखाई देती है। बहुत अपनों के हाथों विश्वासघात की गहरी व्यथा से उपजा शक, जो अपने ही लोगों के द्वारा विश्वासघात किए जाने से जो शक उपजा था, उसकी व्यथा की जो झलक है वो आज भी मेरे स्वभाव में उसकी पड़ती है। होश संभालने के बाद से ही जिन पिता जी से किसी न किसी बात पर हमेशा मेरी टक्कर ही चलती रहती थी, वे तो न जाने कितने रूपों में मुझ में हैं। कहीं कुंठाओं के रूप में उपस्थित हैं, कहीं प्रतिक्रियाओं के रूप में हैं, तो कहीं प्रतिछायाओं के रूप में। केवल बाहरी भिन्नता के आधार पर अपनी परंपरा और पीढ़ियों को नकारने वालों को क्या सचमुच इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं होता है कि उसका आसन अतीत यानी अभी अभी बीता हुआ जो अतीत है किस कदर उसके भीतर जड़ जमाए बैठा रहता है। समय का प्रवाह भले ही हमें दूसरी दशाओं में बहा कर ले जाए, स्थितियों का दबाव भले ही हमारा रूप बदल दें, हमें पूरी तरह उससे मुक्त तो नहीं कर सकता। यहाँ पर लेखिका स्वीकार कर रही हैं कि बचपन में पिता के व्यवहार के कारण उत्पन्न हुई हीनता की भावना जो आज भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही है। ये हीनता की भावना प्राय उसे परेशान करती रहती है। जब भी कोई व्यक्ति उसकी विशेषताएं बताता है, उसकी बड़ाई करता है, उसकी उपलब्धियों के बारे में बताता है, बताकर उसका परिचय करवाता है, तो वो उसके लेखन की उल्लेखनीय सफलताओं की प्रशंसा करने लगता है तो उसे बड़ा ही संकोच होता है। उसे अपने आप पर विश्वास नहीं होता है, बड़ी शर्म महसूस होती है। ठीक है। मन में हीनता की भावना रहने पर मनुष्य की सोच और व्यवहार है वो नकारात्मक हो जाता है। ऐसा देखा गया है कि छोटी छोटी गलतियों के लिए बच्चों को बार बार टोकना रोकना, बातचीत में उसके लिए हमेशा ही नकारात्मक वाक्य बोलना और हम उम्र के बच्चों से उसकी तुलना करके उसे नीचा दिखाना आदि ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से बड़े होने के बाद भी बच्चों में हीन भावना भर जाती है और ताउम्र उसके साथ बनी रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि उसमें आत्मविश्वास की कमी होती है। वह कोई भी निर्णय लेने से डरता है, नया काम शुरू करने से पहले ही उसे असफलता का डर सताने लगता है, लोगों से मिलने जुलने का भी संकोच करता है और अपनी बॉडी इमेज को लेकर नकारात्मक दृष्टिकोण वो रखता है। इसलिए हमें छोटे बच्चों के प्रति अपने व्यवहार को बहुत संयमित रखना चाहिए, क्योंकि बचपन में बालक के साथ किए गए व्यवहार का प्रभाव हमेशा के लिए बालक के जीवन का अंग बन जाता है। पिता के ठीक विपरीत थी हमारी बेपढ़ी लिखी माँ। धरती से भी कुछ ज़्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति थी शायद उसमें। बेपढ़ी लिखी अनपढ़ और धरती से भी कुछ ज़्यादा धैर्य और सहन शक्ति थी शायद उसमें। कैसे? देखो, पिताजी की हर ज्यादती को अपना प्राप्य यानी अपना भाग्य मान लेना और बच्चों की हर उचित अनुचित फरमाइश और जिद को अपना फर्ज समझकर बड़े सहज भाव से स्वीकार करती थी। उन्होंने जिंदगी भर अपने लिए कुछ मांगा नहीं, चाहा नहीं, केवल दिया ही दिया। हम भाई बहनों का सारा लगाव शायद सहानुभूति से उपजा माँ के साथ था। केवल निहायत असहाय मजबूरी में लिपटा उसका ये त्याग कभी मेरा आदर्श नहीं बन सका। न उसका त्याग न उसकी सहिष्णुता। खैर जो भी हो, अब ये पैतृक पुराण ही समाप्त कर अपने पर लौटती हूँ। अब यहाँ देखो, लेखिका की माँ उसका आदर्श क्यों नहीं बन सकी? क्योंकि लेखिका को अपनी माँ को चुपचाप हर बात को मान लेना, पिताजी की किसी भी बात का विरोध न करना, अपने लिए कोई भावना न रखना, न ही अपने लिए कोई आवाज़ उठाना, परिवार के लिए अपनी इच्छाओं का दमन करके अपने आप को उसकी खुशी के लिए समर्पित कर रखा था और वो जो लेखिका को अच्छा नहीं लग रहा था। ठीक है, इसलिए वो उसका आदर्श नहीं बन सकी। आगे देखो, 5 भाई बहनों में सबसे छोटी मैं। सबसे बड़ी बहन की शादी के समय में शायद 7 साल की थी। उसकी एक धुंधली सी याद ही मेरे मन में है, लेकिन अपने से 2 साल बड़ी
बहन सुशीला और मेरे घर के बड़े से आंगन में बचपन के सारे खेल खेले। सतोलिए, लंगड़ी टांग, पकड़म पकड़ाई, काली टिल्लो, तो कमरों में गुड़े गुड़ियों का ब्याह भी रचाए पास पड़ोस की सहेलियों के साथ। यूँ खेलने को तो हमने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा भी खेला, पतंग उड़ाने, कांच पीसकर मांझा सूतने का काम भी किया। लेकिन उनकी गतिविधियों का दायरा घर के बाहर ही अधिक था और हमारी सीमा थी घर। हाँ, इतना ज़रूर था कि उस जमाने में घर की दीवारें घर तक ही समाप्त नहीं हो जाती थी, बल्कि पूरे मोहल्ले तक फैली रहती। इसलिए मोहल्ले के किसी भी घर में जाने में कोई पाबंदी नहीं थी, बल्कि कुछ घर तो परिवार का हिस्सा ही थे। आज तो मुझे बड़ी शिद्दत के साथ यह महसूस होता है कि अपनी ज़िंदगी खुद जीने के इस आधुनिक दबाव ने महानगरों के फ्लैट में रहने वालों को हमारे इस परंपरागत पड़ोस कल्चर से विछिन्न ने अलग करके हमें कितना संकुचित, असहाय और असुरक्षित बना दिया है। मेरी कम से कम 1 दर्जन प्रारंभिक कहानियों के पात्र इसी मोहल्ले के हैं, जहाँ मैंने अपनी किशोरावस्था गुजारा, अपनी युवावस्था का प्रारंभ किया था। 1-2 को छोड़कर उनमें से कोई भी पात्र मेरे परिवार का नहीं है। बस इनको देखते सुनते इसके बीच में ही बड़ी हुई थी, लेकिन उसकी छाप मेरे मन में कितनी गहरी थी इस बात का एहसास तो मुझे कहानियाँ लिखते समय हुआ। इतने वर्षों के अंतराल में ने भी उनकी भावभंगिमा भाषा किसी को भी धुंधला नहीं किया था और बिना किसी विशेष प्रयास के ही बड़े सहज भाव से वे उतरते चले गए। उसी समय के दास साहब अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाते ही महाभोज में इतने वर्षों बाद ऐसे एकाएक जीवित हो उठे। यह मेरे लिए भी आश्चर्य का विषय है, एक सुखद आश्चर्य। महाभोज उपन्यास से है मनु भंडारी जी का और उसके पात्र हैं दास साहब। तो देखो यहाँ पर लेखिका ने जो पड़ोस कल्चर और आज के महानगरीय जीवन में अंतर बता रही हैं कि जो पड़ोस कल्चर और आज के महानगरीय फ्लैटों के जीवन में बड़ा अंतर महसूस हो रहा है। पड़ोसीपन की संस्कृति में पूरा पड़ोस या मोहल्ला एक घर जैसा होता था। पड़ोसी एक दूसरे के सुख दुख और समस्याओं में शामिल होकर तनाव मुक्त जीवन जीते थे। फ्लैट कल्चर में व्यक्ति अपने परिवार और फ्लैट तक ही सीमित रहता है। एक ही भवन के भिन्न भिन्न मंजिलों में रहने वाले, आमने सामने फ्लैट में रहने वाले एक दूसरे से अपरिचित सी रहते हैं और अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, संकुचित महसूस करते हैं। और यहाँ पर देखो बता रहे हैं लेखिका की कहानियों, उसकी जो कहानी है उसके अधिकतर पात्र इस मोहल्ले के ही लोग हैं, जहाँ लेखिका का बचपन बीता था, जहाँ रहकर वह युवती हुई थी। कहानी लिखने के लिए उसके पात्र की प्रत्येक गतिविधियों को जानना आवश्यक होता है और ये सब अपने आसपास के वातावरण से ही संभव है। आगे देखो, उस समय तक हमारे परिवार में लड़की की विवाह की अनिवार्य योग्यता क्या थी कि उम्र में तो 16 वर्ष की और शिक्षा मैट्रिक 10वीं पास होनी चाहिए। सन 1944 में सुशीला ने यह योग्यता प्राप्त की और शादी करके कोलकाता चली गई थी। दोनों बड़े भाई भी आगे पढ़ाई के लिए बाहर चले जाते हैं। इन लोगों की छत्र छाया के हटते ही पहली बार मुझे नए सिरे से अपने वजूद का एहसास हुआ। पिताजी का ध्यान भी पहली बार मुझ पर ही केंद्रित हुआ। लड़कियों को जिस उम्र में स्कूली शिक्षा के साथ साथ सुघड़ गृहिणी मतलब चतुर गृहिणी और कुशल पाकशास्त्री मतलब भोजन पकाने में कुशल हो, ऐसे नुस्खे जुटाए जाते थे। लेकिन पिताजी का आग्रह रहता था कि मैं रसोई से दूर रहूं। क्यों? रसोई को वो बटियार खाना कहते थे। वे उसके हिसाब से वहाँ रहना अपनी अक्षमता और प्रतिभा को भट्टी में झोंकना है, अपनी प्रतिभा को नष्ट करना है। घर में आए दिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जमावड़े होते थे, जमकर बहसें होती थी और बहस करना पिताजी का प्रिय सगल था, विषय था, शौक था। चाय पानी या नाश्ता देने जाती तो पिताजी ने मुझे भी वहाँ बैठने को कहते। वे चाहते थे कि मैं भी वहीं बैठूं, सुनूं, जानूं कि देश में चारों ओर क्या कुछ हो रहा है। देश में हो भी तो कितना कुछ रहा था, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन का दौर था वो। सन 1942 के आंदोलन के बाद से तो सारा देश जैसे खुल रहा हो, उबल रहा हो। लेकिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की नीतियां, उनके आपसी विरोध, उसके मतभेद की तो मुझे दूर दूर तक समझ नहीं थी। हाँ, क्रांतिकारियों और देशभक्त शहीदों के रोमानी आकर्षण, उसकी कुर्बानियों से जरूर मन आक्रांत हो जाता था। लेखिका कह रही हैं कि घर में आने वाले जो राजनीतिक दलों के लोग हैं, उनकी बहसों में लेखिका की कोई रुचि नहीं थी, क्योंकि वह उसकी समझ के बाहर था। लेकिन वहाँ क्रांतिकारियों और बलिदानी जो देशभक्तों के बारे में जो चर्चाएं होती थी, वे उन्हें बहुत रोमांचित किया करती थी। देशभक्तों के बलिदानों की गाथाएं उसके मन में बड़ी गहराई से बस जाती थी और उन्हें पीड़ित भी करती थी। 10वीं तक का आलम यह था कि बिना किसी खास समझ के
घर में होने वाली बहसें सुनती रहती थी, बिना चुनाव किए, बिना लेखक की अहमियत से परिचित हुए किताबें पढ़ती रहती थी। लेकिन सन 1945 में जैसे ही 10वीं पास करके फर्स्ट ईयर में आई, हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से परिचय हुआ। सावित्री गर्ल्स हाई कॉलेज, जहाँ मैंने ककारा सीखा था, यानी कि जो प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी, 1 साल पहले ही कॉलेज बना था और वे इसी साल नियुक्त हुई थी। उन्होंने बाकायदा साहित्य की दुनिया में प्रवेश करवाया। मात्र पढ़ने को चुनाव करके पढ़ने में बदला, खुद चुन चुन कर किताबें दी, पढ़ी हुई किताबों पर बहसें की, तो 2 साल बीतते न बीतते साहित्य की दुनिया शरद प्रेमचंद्र से बढ़कर जैनेन्द्र अज्ञे, यशपाल, भगवती चरण वर्मा तक फैल गई। फिर तो वो फैलती ही चली गई। उस समय जैनेन्द्र जी की छोटी छोटी सरल सहज वाक्यों वाली शैली ने बहुत आकृष्ट किया। सुनीता उपन्यास जो जैनेन्द्र जी का है बहुत अच्छा लगा। अज्ञे जी का उपन्यास है शेखर एक जीवनी, पढ़ा जरूर, पर उस समय ये मेरी समझ के सीमित दायरे में समा नहीं सका। कुछ सालों बाद नदी के द्वीप, वो भी अज्ञे जी का ही है, तो पढ़ा तो उसने मन को इस कदर बांधा कि उसी झोंक में शेखर को एक बार पढ़ गई। शेखर एक जीवनी है, उसको दोबारा पढ़ गई, इस बार कुछ समझ के साथ। यह है शायद मूल्यों के मंथन का युग था। पाप पुण्य, नैतिक अनैतिक, सही गलत की बनी बनाई धाराओं के आगे प्रश्न चिन्ह ही नहीं लग रहे थे, उन्हें ध्वस्त भी किया जा रहा था। इसी संदर्भ में जैनेन्द्र का त्याग पत्र, भगवती बाबू का चित्रलेखा पढ़ा और शीला अग्रवाल के साथ साथ लंबी लंबी बहसें करते हुए उस उम्र में जितना समझ सकती थी समझा। तो यहाँ अपने जो लेखकीय जीवन के बारे में बता रही है। साहित्य की रुचि किस कारण पैदा होती है, किस कारण बढ़ती है, कौन मतलब उसको सहायक सिद्ध होता है। तो आगे देखो, शीला अग्रवाल ने साहित्य का दायरा ही नहीं बढ़ाया, बल्कि घर की 4 दीवारी के बीच बैठकर देश की स्थितियों को जानने समझने का जो सिलसिला है पिताजी ने शुरू किया, उन्होंने वहाँ से खींचकर, किसने, शीला अग्रवाल ने वहाँ से खींचकर उसे भी स्थितियों की सक्रिय भागीदारी में बदल दिया। यानी उससे जो गतिविधियाँ हैं उसमें सक्रिय रूप से भागीदार बनने के लिए, भाग लेने के लिए वो प्रेरित करती हैं। सन 1946-47 के दिन वे स्थितियाँ, उसमें वैसे भी घर पर बैठे रहना संभव नहीं था। भला प्रभात फेरियां चल रही थी, हड़तालें, जुलूस, भाषण, हर शहर का चरित्र था और पूरे दमखम और जोश खरोश के साथ इन सब से जुड़ना हर युवा का उन्माद था। मैं भी एक युवा थी और शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने रगों में बहते खून को लावे में बदल दिया। स्थिति ये हुई कि एक बवंडर शहर में मचा हुआ था और एक घर में। शहर में कैसे मचा हुआ था कि स्वतंत्र आंदोलन का जो माहौल फैला हुआ था, और घर में कैसे मचा हुआ था। देखो, पिताजी की आज़ादी की सीमा कहाँ तक थी, उसकी मतलब पिताजी की आज़ादी की सीमा यही थी कि उसकी उपस्थिति में जब वह घर पे हों तब घर आए लोगों के बीच उठूं बैठूं, जानूं समझूं, हाथ उठा उठा कर नारे लगाना, हड़तालें करवाना, लड़कों के साथ शहर की सड़कें नापती लड़की को अपनी सारी आधुनिकता के बावजूद बर्दाश्त करना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। तो किसी की दी हुई आज़ादी के दायरे में चलना मेरे लिए, तो इसके पिता की दी हुई आज़ादी के दायरे में वो नहीं रहना चाहती थी, इसलिए दोनों में मतलब टक्कर होती रहती थी, इसलिए बवंडर घर में भी मचा हुआ था। तो आगे देखो, जब रगों में लहू की जगह लावा बहता हो, सारे निषेध, सारी वर्जनाएं, सारा भय कैसे ध्वस्त हो जाता है, ये तभी जाना। अपने क्रोध से सबको थरथरा देने वाले पिता टक्कर लेने का सिलसिला तभी शुरू हुआ। राजेंद्र से शादी की तब तक वो चलता ही रहा। राजेंद्र जो बड़े साहित्यकार हैं, राजेंद्र यादव, उनसे उसकी शादी होती है। आगे देखो, यश कामना, बल्कि कहूँ कि यश लिप्सा पिताजी की सबसे बड़ी दुर्बलता थी और उनके जीवन की धुरी था। ये सिद्धांत है, कौन सा, कि व्यक्ति को कुछ विशिष्ट बनकर जीना चाहिए, कुछ ऐसे काम करने चाहिए कि समाज में उसका नाम हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, वर्चस्व हो। इसके चलते ही मैं 1-2 बार तो उसके कोप से बच गई, क्रोध से बच गई। एक बार कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आता है, पिताजी से आकर मिलें और बताएं कि मेरी गतिविधियों के कारण मेरे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों नहीं की जाए। पत्र में लिखा हुआ था। पत्र पढ़ते ही पिताजी आग बबूला हो जाते हैं। क्या कहते हैं कि ये लड़की मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखेगी। पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा कॉलेज जाके। 4 बच्चे पहले भी पढ़े हैं, किसी ने ये दिन नहीं दिखाए। गुस्से में बनाते हुए ही गए थे। लौटकर क्या कहर बरपा होगा उसका अनुमान था। सो मैं पड़ोस की एक मित्र के यहाँ
जाकर बैठ गई। माँ को कह दिया कि लौटकर बहुत कुछ गुबार निकल जाए, बहुत गुस्सा निकल जाए, मतलब गुस्सा ठंडा हो जाए तब मुझे बुला लेना। लेकिन जब माँ ने आकर कहा कि वे तो खुश हैं, चलिए चल, तो विश्वास नहीं हुआ। गई तो सही, लेकिन डरते डरते। तो पिता उसे, अपनी बेटी को क्या कहते हैं कि सारे कॉलेज की लड़कियों पर इतना रोब है तेरा, सारा कॉलेज तुम 3 लड़कियों के इशारे पर चल रहा है। प्रिंसिपल बहुत परेशान थी, बार बार आग्रह कर रही थी कि मैं तुझे घर बिठा लूं, क्योंकि वे लोग किसी तरह डरा धमकाकर, डांट डपट कर लड़कियों को क्लासों में भेजते हैं, और अगर तुम लोग एक इशारा कर दो कि क्लास छोड़कर बाहर आ जाओ, तो सारी लड़कियां निकलकर मैदान में जमा होकर नारे लगाने लगती हैं। तुम लोगों के मारे कॉलेज चलाना मुश्किल हो गया है उन लोगों के लिए, ये अपनी बेटी को कहते हैं। कहाँ तो जाते समय पिताजी मुंह दिखाने से घबरा रहे थे, और कहाँ बड़े गर्व से कहकर आए हैं कि ये तो पूरे देश की पुकार है, इस पर कौन भला रोक लगा सकता है। बेहद गदगद स्वर में, मतलब बहुत खुशी से पिताजी ये सब सुनाते रहे, और मैं अवाक में अचंभित थी सुनकर। मुझे न अपनी आंखों पर विश्वास हो रहा था, न अपने कानों पर ये हकीकत थी। तो देखो यहाँ पर आया यस कामना, बल्कि कहूँ कि यस लिप्सा। तो देखो यहाँ पर यस कामना और यस लिप्सा में अंतर है। यस कामना का अर्थ है प्रसिद्ध होने की इच्छा, तथा यस लिप्सा का अर्थ है प्रसिद्ध होने की लालसा या लालच। यस कामना एक अच्छा भाव है तथा प्राय प्रत्येक व्यक्ति में वो पाया जाता है। यस लिप्सा में यह है इच्छा लालच के स्तर तक बढ़ जाती है, तथा व्यक्ति हर दशा में यश पाना और असामान्य जीवन जीना चाहता है। इसको मनुष्य के दुर्गुणों की श्रेणी में रखा जा सकता है ना। और देखो साथ ही बता रही हैं कि उसके पिता का क्या सिद्धांत था। उसका यही सिद्धांत था कि वो चाहते थे कि मनुष्य है वो सामान्य आदमी की तरह नहीं जीना चाहिए उसको, बल्कि कुछ विशिष्ट बनकर जीवन जीना चाहिए। उसको कुछ ऐसे काम करने चाहिए कि समाज में उसका आदर सम्मान प्राप्त हो और लोग उसे असाधारण मनुष्य समझकर उसे प्रतिष्ठा प्रदान करें। और देखो जो प्रिंसिपल है वो लेखिका के पिता से बार बार आग्रह है क्यों कर रही थी कि उसको घर बैठा लिया जाए, क्योंकि प्रिंसिपल कॉलेज की लड़कियों की अनुशासनहीनता और विद्यालय के वातावरण को लेकर बहुत परेशान थी। उसे कॉलेज का संचालन करना कठिन हो रहा था, इसलिए वह लेखिका के पिता से बार बार आग्रह कर रही थी कि वह अपनी पुत्री को घर बैठा लें। वह लेखिका को ही कॉलेज के वातावरण बिगाड़ने का दोषी मानते थे, इसलिए वह चाहती थी कि लेखिका विद्यालय न आए दिन कॉलेज का अनुशासन भंग होने से कॉलेज की छवि खराब होती है, छात्राओं पर इसका कोई नियंत्रण नहीं रह जाता है। इसलिए वो उसके पिता से कहते हैं कि प्लीज़ आप अपनी बेटी को घर बैठा लीजिए। आगे देखो एक घटना और कौन सी है, आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे का सिलसिला था। सभी कॉलेज स्कूल दुकानों के लिए हड़तालों का आह्वान हो चुका था कि भाई सब हड़ताल कर दो। जो नहीं कर रहे थे, छात्रों का एक बहुत बड़ा समूह है वहाँ जाकर हड़तालें करवा रहा था। शाम को अजमेर का पूरा विद्यार्थी वर्ग चौपड़ यानी मुख्य बाजार का चौराहा होता है पर इकट्ठा होते हैं और फिर हुई भाषणबाजी। इस बीच पिताजी की एक निहायत दकिया सुनी मित्र यानी पुरानी सड़ी गली सोच विचार वाला मित्र घर आता है और आकर अच्छी तरह पिताजी की लू उतारता है यानी उसकी आलोचना करता है, उसे खरी खरी सुनाता है। अरे उस मनु की तो मति मारी गई है, बुद्धि ही मारी गई है। पर भंडारी जी आपको क्या हुआ? ठीक है आपने लड़कियों को आज़ादी दी है, पर देखते आप जाने कैसे कैसे उल्टे सीधे लड़कों के साथ हड़तालें करवाती, हुड़दंग मचाती फिर रही है, हो हल्ला करती फिर रही है। वह हमारे आपके घरों की लड़कियों को ये शोभा नहीं देता। कोई मान मर्यादा इज्जत आबरू का ख्याल भी रह गया है आपको या नहीं? वो तो आग लगा कर चले जाते हैं। वो मनु जी के बारे में कहते हैं, देखो मनु जी कैसे यहाँ पर बीच बाजार में भाषण दे रही है और उसको देखकर उसके मित्र आते हैं, वो जो पुरानी विचारधारा का जो मित्र है, और उल्टा सीधा कहकर चले जाते हैं। वो तो चला जाते हैं लेकिन क्या कहते हैं, वे तो आग लगा कर चले जाते हैं और पिताजी सारे दिन भभकते रहते हैं गुस्से से। बस अब यही रह गया था, लोग घर आकर थू करें, बंद करो अब इस मनु का घर से बाहर निकलना, वो उसकी माता को कह रहे होते हैं। आगे देखो इस सब से बेखबर यानी इस सब से अनजान थी लेखिका, पता ही नहीं घर क्या हो रहा है। मैं रात होने पर घर लौटी तो पिताजी के एक बेहद अंतरंग और अभिन्न मित्र यानी घनिष्ठ मित्र ने अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित डॉक्टर अंबालाल जी घर बैठे हैं। मुझे देखते ही उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया।
आओ आओ मन्नू, मैं तो चौपड़ पर तुम्हारा भाषण सुनते ही सीधा भंडारी जी को बधाई देने आया। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, सचमुच आप पर मुझे गर्व है। क्या तुम घर में घुसे रहते हो भंडारी जी? उसके पिता को कहते हो कि क्या आप घर में ही पड़े रहते हो, घर से निकला भी करो। यू हैव मिस्ड समथिंग, कि आज तुमने कुछ गंवा दिया है, यानी कि वो उसका भाषण नहीं सुन रहे हैं कि सचमुच आपने कुछ खो दिया है। और वे धुआंधार तारीफ करने लगे। वे बोलते जा रहे थे और पिताजी के चेहरे का संतोष धीरे धीरे गर्व में बदलता जा रहा था। भीतर जाने पर माँ ने दोपहर के गुस्से वाली बात बताई, जो उसके दकिया सुन मित्र ने जो अच्छी मतलब जो उनका मित्र है वो भड़का के गए थे, इसी वजह से वो गुस्सा हो रहे थे। और जो ही उसके जो डॉक्टर अम्बालाल जी जो घनिष्ठ मित्र होते हैं वो आते हैं और जो मन्नू जी की जो बड़ाई करते हैं उसको देख के, तो उसका गुस्सा धीरे धीरे कम होने लगता है। आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो इतना तो समझ में आता है कि क्या तो उस समय मेरी उम्र थी और क्या मेरा भाषण रहा होगा। यह तो डॉक्टर साहब का स्नेह था जो उसके मुंह से प्रशंसा बनकर बह रहा था। और ये क्या बता रहे हैं, या ये भी हो सकता है कि आज से 50 साल पहले अजमेर जैसे शहर में चारों ओर से उमड़ती भीड़ के बीच एक लड़की का बिना किसी संकोच और झिझक के यूं धुआंधार बोलते चले जाना ही उसका मूल कारण हो सकता है। पर पिताजी कितनी तरह के अंतर्विरोधों के बीच जी रहे थे। वे एक ओर तो विशिष्ट बनने और बनाने की प्रबल लालसा, तो दूसरी ओर अपनी सामाजिक छवि के प्रति भी उतनी ही सजगता। पर क्या यह संभव है? क्या पिताजी को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि इन दोनों का क्या है, रास्ता ही टकराव का है, विरोधी है? तो देखो यहाँ पर जो लेखिका है वो अपनी प्रशंसा किए जाने, यानी जो डॉक्टर साहब है उसकी प्रशंसा करते हैं, उसका दूसरा कारण है क्या मानते हैं कि वो मानते हैं कि डॉक्टर अम्बालाल जी द्वारा जो भाषण की अत्यंत प्रशंसा किए जाने के पीछे ये संभावना भी बताई है कि आज से 50 साल पहले अजमेर जैसे शहर में लड़कियों की भूमिका घरों के भीतर तक ही सीमित रहा करती थी। ऐसे में एक लड़की को चारों ओर से जो उमड़ती भीड़ के बीच में बिना किसी संकोच के, बिना किसी झिझक के लगातार बोलते देखकर डॉक्टर साहब का आश्चर्यचकित और मुग्ध होना स्वाभाविक था। लड़की भी उनके अभिन्न मित्र की बेटी थी, यही कारण रहा होगा कि उन्होंने लेखिका के भाषण की प्रशंसा की है। और देखो ये उसके पिता हैं, वो कितने अंतर्विरोधों के बीच जी रहे हैं कि लेखिका का कहना है कि उसके पिता परस्पर विरोधी स्थिति और महत्वाकांक्षा के साथ जीना चाहते हैं। क्यों? कि एक ओर तो वे स्वयं विशिष्ट स्थान और सम्मान चाहते थे तथा अपनी बेटी को भी विशिष्ट बनाना चाहते थे, वहीं दूसरी ओर उन्हें अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा और छवि को बनाए रखने की चिंता भी सताती रहती थी। इन दोनों स्थितियों का एक साथ होना संभव नहीं था, क्योंकि विशिष्ट बनने के लिए लोगों की परवाह किए बिना अपने सही सिद्धांतों और मान्यताओं पर दृढ़ता से डटे रहना आवश्यक होता है। पिताजी विशिष्टता तो चाहते थे, लेकिन उसका जो मूल्य चुकाने का साहस था वो नहीं था उसमें। ठीक है, आगे देखो। सन 1947 के मई महीने में शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया। क्यों? कि लड़कियों को भड़काने और कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ने का ये काम करती है। इसके आरोप में शीला अग्रवाल जी को भी नोटिस थमा देते हैं। इस बात को लेकर हुड़दंग न मचे कि मतलब जो कॉलेज वाली लड़कियां हुड़दंग न मचाए इस बात को लेकर, इसलिए जुलाई में क्या किया, 3rd ईयर की क्लासेज ही बंद कर दी। हम 2-3 छात्राओं का प्रवेश निषिद्ध कर दिया, बंद कर दिया। हुड़दंग तो बाहर रहकर भी मचाया कि कॉलेज वालों को अगस्त में आखिर 3rd ईयर खोलना ही पड़ा। जीत की खुशी पर सामने बहुत 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 बड़ी चिर प्रतीक्षित, यानी लंबे समय से प्रतीक्षा जिस खुशी की कर रहे थे उसके सामने ये खुशी बिला गई। कौन सी खुशी की प्रतीक्षा कर रहे थे? 15 अगस्त सन 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ उस खुशी की। शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? 15 अगस्त सन 1947 जब भारत आज़ाद हुआ। ठीक है।